पाकिस्तान का मतलब क्या? अधमरा और भिखमंगा। क्रिकेट और सियासत एक साथ नहीं आने चाहिए भाईजान। ये बोलकर खुद ही सियासत को मुंह के बल घसीटकर क्रिकेट में लाने वाली नंगी भूखी पाकिस्तानी आवाम और सस्ती पब्लिसिटी वाले उसके खिलाड़ी, चाहे वो जुगाड़ू फहीम अशरफ हो या हर दिन मुंह काला वाले अफरीदी लाला, आधे से ज्यादा खिलाड़ियों पर इतना दबाव है कि एस्टेब्लिशमेंट ने बोला तुम गधे हो तो एक गधे को शेर का भी बाप बताने लग जाते हैं। इसलिए तो डेरिल मिचेल ने बोला है ये कभी भी पाकिस्तान नहीं जाएंगे, क्योंकि न मुल्क महफूज है, न स्टेडियम और न ही जेल में बंद साबिक वजीर आजम। हर जगह लेनी देनी चली हुई है। पाकिस्तान में क्रिकेट की कहानी जितनी रोमांचक है उतनी ही दर्दनाक भी, क्योंकि इस खेल की स्क्रिप्ट सिर्फ रन, विकेट और स्टेडियम तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें वो स्याह परछाइयां भी हैं जो आतंकवाद के रूप में सालों से इसके पीछे लगी हुई हैं। आज हम जानेंगे कि कैसे राजनीतिक एजेंडा, आतंकी नेटवर्क और क्रिकेट की मासूम दुनिया एक दूसरे में उलझ गई। अब मेरी पिछले कुछ वीडियो से पाकिस्तानियों को इतनी मिर्ची लग गई कि नारा टीवी को पाकिस्तान में ब्लॉक कर दिया गया। सच बताऊं तो ये मेरी जिंदगी में मुझे सबसे ज्यादा खुशी देने वाली घटना है। मैं बॉर्डर पर जाकर लड़ तो नहीं सकता, लेकिन यहाँ से इन आतंकियों को अपनी बातों से सुई चुभोने में बहुत ही गर्व महसूस होता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं नारद टीवी। आइए एक और वीडियो के माध्यम से पाकिस्तान की ऐसी तैसी करते हैं। आज जो पाकिस्तान दुनिया के सामने एक टेरर सपोर्टिंग नेशन के तौर पर देखा जाता है, उसकी शुरुआत एक अलग मकसद से हुई थी। 1947 के बाद जब पाकिस्तान बना तब उसके सुरक्षा सिस्टम, खास करके आर्मी और ISI ने यह मान लिया कि भारत से बराबरी करने के लिए उन्हें सिर्फ फौज से नहीं बल्कि नॉन स्टेट एक्टर्स यानी ऐसे ग्रुप्स की भी जरूरत है जो पाकिस्तान के इशारे पर काम करें। इसके लिए उन्होंने एक तरफ जहां दहशतगर्दी का सहारा लिया, तो साथ ही दूसरी ओर क्रिकेट को सॉफ्ट पावर का चोला उठाकर बैक एंड से अपनी पावर दिखाने की कोशिश की। लेकिन कहावत है ना कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं वो कभी न कभी खुद उस गड्ढे में अपनी कब्र बना डालते हैं। अगर कभी ये समझना हो कि आतंकवाद ने पाकिस्तान में क्रिकेट को कितना नुकसान पहुंचाया है, तो बस 2009 का लाहौर अटैक याद कर लीजिए। श्रीलंका की क्रिकेट टीम उस दिन बिल्कुल आम दिनों की तरह गद्दाफी स्टेडियम की तरफ जा रही थी, लेकिन तभी अचानक गोलियों की बौछार, हैंड ग्रेनेड और रॉकेट लॉन्चर से हमला हो गया। कुछ खिलाड़ी और स्टाफ बुरी तरह से जख्मी हुए और 6 पाकिस्तानी पुलिस वाले मौके पर ही मारे गए। ये सिर्फ हमला नहीं था, ये क्रिकेट की रूह को झकझोर देने वाला हादसा था। इसके बाद जो हुआ उसने पाकिस्तान को सालों तक क्रिकेट से अलग थलग कर दिया। दुनिया की ज्यादातर टीमों ने पाकिस्तान आने से मना कर दिया, क्योंकि उन्हें अपनी सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं मिली। यही मोमेंटम इस साल भी देखने को मिला। जब PSL पोस्टपोन हुई तो डेरिल मिचेल ने बोल दिया कि वो कभी भी पाकिस्तान नहीं जाने वाले, क्योंकि पहले तो उनकी घड़ी चोरी हुई, उसके बाद जान चोरी होते होते रह गई। PCB और पाकिस्तान की पोल कब खुली जब बांग्लादेश के क्रिकेटर रिशाद हुसैन, जो कि लाहौर कलंदर के लिए खेलते हैं, उन्होंने बांग्लादेश पहुंचकर मीडिया का सच बता दिया कि हम लोग डरे हुए थे। नाहिद राणा को और भी डर लग रहा था कि क्या हम अपने मुल्क में कदम भी रख पाएंगे या नहीं। हमने बड़ी मुश्किल से उसको हिम्मत दी। हुआ ये था, इनको नूर खान एयरबेस से भेजा गया, जहां कुछ देर बाद मिसाइल आकर गिरी थी। इसके अलावा रिशाद ने यह भी बताया कि ड्रेसिंग रूम के अंदर टॉम करन रोने लगे थे कि जिंदा वापस जा पाएंगे या नहीं। बस फिर क्या था, PCB ने इन सभी खबरों को खारिज करते हुए रिशाद हुसैन को PSL से बैन कर दिया। अब बात सुनने में थोड़ी फिल्मी लगेगी, लेकिन हकीकत है पाकिस्तान में आतंकी फंडिंग के पीछे क्रिकेट का एक अनजाना किरदार भी है। जी हाँ, वही क्रिकेट जो वहाँ का सबसे बड़ा जुनून है, वो कभी कभी बिल्कुल अनजाने में आतंकी मंशाओं को ताकत दे देता है। क्योंकि पाकिस्तान में वक्त वक्त पर चैरिटी और डोनेशन के नाम पर क्रिकेट टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं। ज़कात, चंदा, रमजान, डोनेशंस सब कुछ जिहाद के नाम पर खींच लिया जाता है और फिर वही पैसा जाता है बॉम्ब बनाने, ट्रेनिंग कैंप चलाने और बिल्कुल मासूम लोगों की जिंदगियां उड़ाने में। और ये लोकल टूर्नामेंट का पाकिस्तान में हर बड़ा मैच एक इवेंट होता है, तो जो फंडिंग आती है उसका एक हिस्सा डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस में जाता है। इसकी वजह से बहुत सारे क्रिकेटर्स को अपना ब्लैक मनी व्हाइट करने का मौका मिल जाता है। उसके ऊपर से यही क्रिकेटर कई बार भारतीय खिलाड़ियों के ऊपर मजहबी कमेंट करते हैं, तो कई बार खिलाड़ियों के मुल्क हिंदुस्तान की सरहद की हिफाजत करने वाले जाबाज सिपाहियों की ताकत और उनके वसूलों पर भी बेबुनियाद सवाल उठाते हैं। तो एक एक करके इन खिलाड़ियों की सलवारें उतारते हैं और शुरुआत करते हैं सबसे पाक साफ दिखने वाली मिसाल से, पाकिस्तान की अपनी टीम के अंदर का मजहबी भेदभाव। दानिश कनेरिया पाकिस्तान की टीम में खेलने वाले दूसरे हिंदू प्लेयर बार बार बता चुके हैं कि उनके साथ सिर्फ उनके धर्म की वजह से बहुत बुरा सलूक हुआ। उन्होंने न सिर्फ मैदान पर बल्कि मैदान के बाहर भी अलग थलग किया गया। टीम के कुछ प्लेयर उनके साथ खाना खाने से मना कर देते थे, उनके भगवान को गालियां देते थे, उन्हें इस्लाम कबूल करने का प्रेशर देते थे। खुद कनेरिया ने कहा था, जो कुछ मैंने पाकिस्तान क्रिकेट टीम में झेला है वो डरावना था। उन्होंने मेरे धर्म को लेकर गालियां दी, मेरे भगवानों को गाली दी और इस्लाम कबूल करने को कहा। सोच के देखो, एक बंदा देश के लिए खेल रहा है लेकिन अपनी ही टीम के लोगों के बीच अजनबी महसूस कर रहा है। कितना मुश्किल होता होगा ऐसे माहौल में परफॉर्म करना। अब बात करते हैं उस वक्त की जब इंडिया पाकिस्तान का हाई वोल्टेज मैच चल रहा था। अक्टूबर 2021 T20 वर्ल्ड कप। पाकिस्तान ने इंडिया को हराया और उसके बाद पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर वकार यूनिस ने टीवी पर आकर कहा, सबसे बढ़िया बात ये थी कि रिजवान ने मैदान पर नमाज पढ़ी, वो भी हिंदुओं के बीच में। मेरे लिए ये बहुत स्पेशल था। अब सोचिए, वकार यूनिस को क्रिकेट की जीत से ज्यादा खुशी इस बात की थी कि एक मुस्लिम प्लेयर ने हिंदुओं के सामने नमाज पढ़ी। ये सिर्फ धार्मिक गर्व नहीं था, ये एक किस्म का मजहबी
डोमिनेंस दिखाना था और हिंदुस्तान के करोड़ों दर्शकों को नीचा दिखाने की एक कोशिश। बाद में वकार ने माफी मांगी, लेकिन बात तो बोली जा चुकी थी और मैसेज भी साफ था। कुछ लोगों के लिए क्रिकेट खेल नहीं, मजहबी जीत का जरिया है। इसके अलावा पाकिस्तानी कोच ने खुलासा किया था कि पाकिस्तान का ड्रेसिंग रूम कई बार एक ऐसी जगह बन गया जहां क्रिकेट की स्ट्रेटेजी से ज्यादा मजहबी लेक्चर दिए जाते हैं। फॉर्मर कप्तान इंजमामुल हक ने खुद कबूल किया था कि उन्होंने इंडियन मुस्लिम क्रिकेटर्स को पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम में मजहबी तकरीरें सुनाई थी और तो और एक इंडियन नॉन मुस्लिम प्लेयर इस्लाम कबूल करने के बहुत करीब पहुंच गया था। अब भाई ये दोस्ती नहीं, सीधा धर्म परिवर्तन का एजेंडा लग रहा है, और वो भी क्रिकेट के नाम पर। जावेद मियांदाद को एक क्रिकेटर के तौर पर भारत से बहुत मोहब्बत मिली, लेकिन जब उनकी जुबान चली तो उसमें नफरत ही निकली। आर्टिकल 370 घटने की पहली बरसी पर उन्होंने एक 9 मिनट की वीडियो निकाला जिसमें उन्होंने इंडिया को धमकाया। मुस्लिम जान देना जानता है, आखिरी सांस तक लड़ेगा। उन्होंने पीएम मोदी को देश पर कलंक बताया और इंडियन मुस्लिम को अपने ही देश के खिलाफ भड़काया। अब ये तो सीधा सीधा जहरीली सोच है। और खुद साइद अफरीदी की क्या ही बात करें, वो खुद अगला इमरान खान बनने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा ये भी जान लीजिए कि इमरान ने भारत के खिलाफ मैच को जिहाद बताया था तो शोएब अख्तर ने गजवाए हिंद। अब आते उस मुद्दे पर जिसे सब जानते हैं पर कोई खुलकर नहीं बात करता, पाकिस्तान और आतंक का कनेक्शन। अब क्रिकेटर्स डायरेक्ट टेरर अटैक में शामिल नहीं है, लेकिन उनके बयानों और माहौल से साफ है कि वहाँ पर एक्सट्रीम सोच को बढ़ावा मिलता है। दानिश कनेरिया ने हाल ही में उसमें अपनी सरकार को जमकर लताड़ा था जब जम्मू कश्मीर के पहलगाम में टेरर अटैक हुआ और 26 टूरिस्ट मारे गए। उन्होंने पूछा कि पाकिस्तान के पीएम ने इस पर चुप्पी क्यों साधी और कहा कि पाकिस्तान आतंकवादियों को पाल रहा है। शाहिद अफरीदी ने भी कई बार इंडिया को अपने देश में टेरर अटैक का जिम्मेदार बताया। दानिश ने उन्हें एक्सट्रीम सोच वाला बताया और कहा कि अफरीदी ने उन्हें इस्लाम कबूल करने को कहा था और उनके साथ खाना खाने से भी मना कर दिया था। पाकिस्तान की हुकूमत और टेररिस्ट के बीच के रिश्ते को दुनिया जानती है। खुद जनरल परवेज मुशर्रफ ने मान लिया था कि उनकी हुकूमत ने लश्कर तैयबा जैसे टेरर ग्रुप्स को ट्रेनिंग दी थी ताकि कश्मीर पर हमला किया जा सके। एफएटीएफ ने भी पाकिस्तान को कई बार ग्रे लिस्ट में डाला है क्योंकि वो टेरर को फंडिंग करता है, और जब पूरा सिस्टम ऐसा हो तो क्रिकेट इससे अछूता कैसे रह सकता है। हर बार जब इंडिया पाकिस्तान मैच होता है तो कुछ लोग क्रिकेट डिप्लोमेसी और अमन की आशा की बात करने लगते हैं, लेकिन रियलिटी क्या है? जब इंडियन फैंस खेल के स्पिरिट के लिए चीयर करते हैं, पाकिस्तानी प्लेयर उनके सपोर्टर्स उस प्लेटफॉर्म को इंडिया और हिंदुओं के खिलाफ नफरत फैलाने का जरिया बनाते हैं। ड्रेसिंग रूम मजहबी भाषणों का अड्डा बनता है, मैदान डोमिनेंस दिखाने की जगह और प्रेस कॉन्फ्रेंस इंडिया विरोधी बयानों से भर जाती है। इसकी वजह है पॉपुलैरिटी गेन करना और कुछ भी नहीं। पॉपुलैरिटी मिलेगी तो पाकिस्तान में जो एक्सट्रीम इस्लामिक वेव चल रही है उसका फायदा होगा, सियासत में एंट्री अच्छी होगी और पाकिस्तान की बेवकूफ जाहिल आवाम को इस्लाम का चूरन बेचकर ये साबित किया जाएगा कि देखो देखो इस्लाम का हाफिज आ गया है। लेकिन हम भारतीयों को ये सच्चाई पहचाननी चाहिए। पाकिस्तान से खेलते वक्त क्रिकेट सिर्फ एक गेम नहीं होता, वो एक आइडियोलॉजिकल लड़ाई बन जाती है। ये हमारे देश के आत्मसम्मान और एकता की परीक्षा होती है और हम उसमें धोखा नहीं खा सकते। कनेरिया की कहानी एक अलार्म है। जब मजहब जहर खुलकर फैलाता है तो उसका शिकार सिर्फ प्लेयर नहीं पूरा समाज बनता है। ये बेगरत मुल्क नफरत नहीं फैला रहा बल्कि सच्चाई बता रहा है। एक यूट्यूबर जो 1 मिलियन सब्सक्राइबर लेकर दुबई में बैठा है, उसके व्यूज कम होते हैं, उसके अंदर का नफरती और जाहिल कम अक्ल पाकिस्तानी बाहर आ गया है। खैर, जिनके नाड़े ही रस्सी से बंधे हों उससे हमारा कोई ताल्लुक भी नहीं होना चाहिए। हम अपने क्रिकेटर्स, अपने जवानों और देश के साथ खड़े हैं बिना किसी शर्म के। जब दुनिया सच्चाई से मुंह मोड़ती है तो हम भारतीयों की जिम्मेदारी है कि हम आवाज उठाएं, एक रहें और ये साबित करें कि भारत सिर्फ एक देश नहीं, एक भावना है। क्रिकेट हमारे लिए खेल नहीं, शान का सवाल है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस समय चैनल की रीच वीडियोस को रिपोर्ट कर करके डाउन करा दी गई है। तो आप लोगों के हाथ में है कि नारा टीवी को ज्यादा से ज्यादा प्यार दीजिए और हमें फिर से उस लेवल पर पहुंचाइए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।